Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning to all students. गुड मॉर्निंग सर। लास्ट क्लास के अंदर अगर हम बात करें लगभग सारे स्टूडेंट आ जाएंगे। तो हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे और एनिमल किंगडम में हम लोगों ने पॉरीफेरा कंप्लीट कर लिया था और पॉरीफेरा के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे सिलेंट्रेटा। तो आज हम सिलेंट्रेटा के बारे में बात करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक हमारा, और वो है सिलेंट्रेट। सेकेंड जो फाइलम हमारे पास आता है फाइलम नंबर 2, that is सिलेंट्रेट्स, और इसको हम बोल सकते हैं निडेरिया। इसमें जो सिलेंट्रेट है ये इसका ओल्डर नेम है। पहले सिलेंट्रेटा बोलते थे और जो न्यू नेम है इसका वो है निडेरियन। अब इसको निडेरियन या निडेरिया बोला जाता है। तो अगर हम इनकी बात करें तो सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि ये इनका हैबिटेट क्या होता है, ये कहाँ पाए जाते हैं। तो अगर जो इनका हैबिटेट देखें, दे आर मैराइन। ये मैराइन होते हैं, समुद्र के पानी में देखे जाते हैं, मतलब एक्वेटिक हैं। एंड सम आर फ्रेश वाटर, कुछ जो है वो फ्रेश वाटर में देखे जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हाइड्रा। हाइड्रा फ्रेश वाटर में मिलता है, बाकी जो है हमारे वो मैराइन होते हैं, समुद्र के पानी में देखे जाते हैं। अगर इनकी सिमेट्री देखेंगे तो दे शो रेडियल सिमेट्री, ये रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। इसके अलावा इनके अंदर अगर आप देखेंगे तो सीलोम इनके अंदर एब्सेंट होती है, तो दे आर ए सीलोमेट, दे आर ए सीलोमेट। और इनका बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर देखा जाए तो दे शो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। और इसके अलावा हम एक बात और समझ सकते हैं कि दे आर डिप्लोब्लास्टिक, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं।
डिप्लोब्लास्टिक का मतलब इनमें कौन कौन सी लेयर है? इनमें एक तो है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म है, और दूसरी लेयर है इनके अंदर एंडोडर्म। इनमें मेसोडर्म एब्सेंट होती है। तो ये कुछ इनके जनरल पॉइंट्स हो गए। अब हम इनके बॉडी स्ट्रक्चर को समझते हैं, बॉडी वॉल को समझते हैं। बॉडी वॉल में दो लेयर हो गई, एक हो गई आपकी एक्टोडर्म बाहर वाली लेयर, और अंदर वाली लेयर हो गई एंडोडर्म। जो ये एक्टोडर्म है इसको एपिडर्म भी बोलते हैं, और इनर लेयर को गैस्ट्रोडर्म भी कहा जाता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर डर्म भी कहा जाता है। तो हम इनके बॉडी वॉल के स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये पॉइंट्स आप नोट करें, फिर हम इनके बॉडी वॉल का स्ट्रक्चर समझेंगे। चलिए, तो इसको रब कर देते हैं, और अब हम लोग समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी वॉल। इनके बॉडी वॉल का अगर स्ट्रक्चर देखें तो उसमें दो लेयर रहेंगे, क्योंकि ये डिप्लोब्लास्टिक है। तो जो दो लेयर होंगी, एक तो ये होगी आपकी आउटर लेयर, दिस आउटर लेयर इज कॉल्ड, ये जो आउटर लेयर है इसे बोला जाएगा एपी एपिडर्म। एपिडर्म क्या है? ये वही है, एक्टोडर्म है, जिसको इसमें एपिडर्म बोलते हैं। और एक इसमें इनर लेयर होगी। तो ये जो इनर लेयर है, दिस लेयर इज कॉल्ड गैस्ट्रोडर्म, जो कि क्या है, जो कि इसकी एंडोडर्म है। और इनमें आपका मेसोडर्म एब्सेंट है, और बीच में इसमें जो लिक्विड फिल्ड रहेगा वो कहलाएगा मीजोग्लिया। तो ये है मीजोग्लिया, या मीजोग्लिया। ठीक है। इसके अलावा एक और खास बात हमें जो समझनी है वो ये है। हाँ जी। Sir, please speak loudly. ओके, बाकी सबको सही आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. हाँ बेटा, आपके नेटवर्क में इशू है, तो आप एक बार प्लीज चेक करें पहले। देखिए, अगर हम लोग इसकी बात करें एपिडर्म की, तो एपिडर्म में या एक्टोडर्म में इसके अपर सरफेस के ऊपर कुछ स्पेशल सेल्स पाई जाती हैं। और ये जो स्पेशल सेल्स हैं जो इसके अपर सरफेस के ऊपर देखी जा रही हैं, इन स्पेशल सेल्स को हमने नाम दिया है, दीज आर कॉल्ड नीडोब्लास्ट। और इन्हीं सेल के बिहाफ पर इसे निडेरियंस नाम मिला है। ये जो नीडोब्लास्ट सेल हैं इनको हम स्टिंगिंग सेल भी बोलते हैं, स्टिंगिंग सेल। इनका काम क्या होता है? ये होती हैं फॉर इमोबिलाइजिंग इमोबिलाइजिंग द प्रे। ये अपने शिकार को इमोबिलाइज कर देता है, उसको ट्रैप करके क्या करेगा? इमोबिलाइज करेगा। कैसे करेगा इमोबिलाइज? क्योंकि जो स्टिंगिंग सेल है दे secrete एन न्यूरोटॉक्सिन। ये एक न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करते हैं, जो कि क्या है? जो कि पॉइजन है। और इस पॉइजन से जो प्रे की बॉडी है, जो इनका शिकार है, उसको ये इमोबिलाइज कर देंगे। वो मूव नहीं कर पाएगा, और फिर उसको ये फीड कर लेगा, खा लेगा, क्योंकि ये कार्निवोर्स नेचर के हैं। एनिमल्स है तो कार्निवोर्स है। तो इस तरह से ये फंक्शन हो गया आपका नीडोब्लास्ट का या स्टिंगिंग सेल का। तो ये डायग्राम आप ड्रॉ करें और ये पॉइंट लिख लें। फिर हम नीडोब्लास्ट के एक्चुअल स्ट्रक्चर को समझेंगे, और इसके अंदर जो दो बॉडी फॉर्म देखी जा रही हैं उनको भी हम समझते हैं। तो आप ये बनाइए, और इसके बाद हम इसकी बॉडी फॉर्म समझते हैं।
चलिए डन। आप सभी ने आई थिंक इसको नोट कर लिया होगा। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं। आपने ये सब नोट कर लिया। इसके बाद अब हम समझते हैं इनके बॉडी स्ट्रक्चर को या बॉडी फॉर्म्स को। तो दो तरह की बॉडी फॉर्म्स हमें देखने को मिलती हैं। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ और फिर हम बॉडी फॉर्म करते हैं। देख, बॉडी फॉर्म ऑफ निडेरिया। तो इसमें टू बॉडी फॉर्म्स आर ऑब्जर्व। इसमें दो बॉडी फॉर्म हमें देखने को मिलती हैं। और कौन कौन सी होती है? एक होती है पॉलिप और दूसरी होती है मेडूसा। हाँ, ऐसे मेडूसा। पॉलिप एंड मेडूसा दो बॉडी फॉर्म है। देखो, अब इन दोनों बॉडी फॉर्म को अगर हम समझें तो ये कुछ इस तरह से रहेगा। अगर इनका स्ट्रक्चर बना के देखेंगे हम तो कुछ इस तरह से हमें ये दो बॉडी फॉर्म दिखाई देंगे। बॉडी का स्ट्रक्चर है क्या ये? हाँ जी, इनकी बॉडी की दो फॉर्म होती हैं। एक होती है पॉलिप फॉर्म, एक होती है मेडूसा फॉर्म। ये जो फॉर्म हम बता रहे हैं ना, ये बॉडी कैविटी को रिप्रेजेंट करता है। कि इनके अंदर जो बॉडी कैविटी है उसे रिप्रेजेंट करेगा, मतलब इनके माउथ को रिप्रेजेंट करता है पॉलिप एंड मेडूसा फॉर्म। तो ये जो पॉलिप फॉर्म है, इसमें जो ये कैविटी आपको दिखाई दे रही है बीच में, इस कैविटी को बोलते हैं सिलेंट्रॉन। सिलेंट्रॉन या फिर गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। और इनमें जो माउथ है, जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है ना, या सिलेंट्रॉन है, ये क्या करता है? ये एक्ट करता है कैसे? एक्ट एज माउथ एंड एनस, दोनों की तरह यही काम करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि इनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसा है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। समझ में आ गई बात? और इसका जो माउथ है वो ऊपर की तरफ है, ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ हम लिख सकते हैं माउथ इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। माउथ उसमें अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ है। जबकि अगर हम मेडुसा फॉर्म को समझेंगे तो मेडुसा फॉर्म हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये हो गया मेडुसा फॉर्म। और मेडुसा में आप देख रहे हो जो कैविटी है, ये हो गई इसकी कैविटी, जिसे हम बोल सकते हैं सिलेंट्रॉन या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या माउथ और एनस की तरह जो काम कर रहा है। और इसमें जो माउथ है वो किस तरफ है? ये डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है ऐसे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं माउथ इज इन डाउनवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसमें माउथ डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ है। ठीक है, इसके बाद इसका एग्जांपल देख लीजिए।
अगर जो पॉलिप फॉर्म के एग्जांपल हम देखेंगे तो पॉलिप में हमारे पास एग्जांपल आ जाएगा हाइड्रा, हाइड्रा हो गया, और एडेंसिया हो गया। और मेडूसा में हमारे पास एग्जांपल आ जाएंगे क्या, इसमें एग्जांपल, सर हाँ जी, ये माउथ डोर्सल साइड मेडुसा में होता है। डोर्सल साइड नहीं लिखा मैंने लिखा है मेडूसा हाँ, में माउथ नीचे है। डाउनवर्ड साइड मेडुसा में होता है। हाँ, मेडूसा फॉर्म जो होती है ना, उसमें माउथ डाउनवर्ड की तरफ होता है, नीचे की तरफ। और जबकि जो ये वाली होती है आपकी पॉलीफॉर्म, इसमें माउथ अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ होता है। बताइए कोई डाउट है तो। क्लियर हुआ बेटा पॉइंट? अगर नहीं समझ में आया तो बताइए। चलिए, तो ये हो गया आपका पॉलिप और मेडूसा फॉर्म। ये आपको डायग्राम याद होने चाहिए, समझ में आने चाहिए, क्योंकि आपसे क्वेश्चन जब पूछेगा ना तो एज इट इज आपको ये डायग्राम दे देता है, और इसमें फिर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेगा कि बताइए कौन सा पॉलिप फॉर्म है, कौन सा मेडूसा फॉर्म है। अब देखो एक बात और आप समझ लीजिए यहाँ पर, कि ऐसा नहीं है कि किसी एक ऑर्गेनिज्म में सिर्फ पॉलिप फॉर्म ही रहेगी, या किसी एक ऑर्गेनिज्म में, किसी एक सिलेंट्रेटा में, निडेरिया में सिर्फ मेडूसा फॉर्म ही है। दोनों फॉर्म भी हो सकती हैं और दोनों में से कोई एक भी हो सकती है। ये हम क्लासिफिकेशन में समझ लेंगे कि किसके अंदर एक फॉर्म पाई जाती है कौन सी, और किसके अंदर दोनों फॉर्म देखी जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉलिप और मेडूसा। पॉलिप और मेडूसा क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसकी बॉडी फॉर्म को रिप्रेजेंट करेंगे। बॉडी फॉर्म का मतलब इसके अंदर जो माउथ की ओपनिंग है, जो इसका माउथ है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये इसके सिलेंट्रोन को या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को रिप्रेजेंट करते हैं, पॉलिप एंड मेडूसा को। तो ये आप ड्रॉ कर लीजिए पॉलिप एंड मेडूसा, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे। इसके अंदर नर्वस सिस्टम कैसा है, डाइजेशन किस तरह का है, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, वो पॉइंट हम आगे समझते हैं। तो इनको आप ड्रॉ करिए। चलिए, आप सभी ने बना लिया होगा आई थिंक। किसी का कोई डाउट रहे तो आप लोग उसी टाइम उसको क्लियर कर सकते हैं। हाँ, लक्ष्य कोई डाउट है? अच्छा, डन हो गया, ठीक है। चलिए, तो इसको रब कर देते हैं अब, और आगे हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। तो अगर जो नर्वस सिस्टम देखेंगे तो इसमें ना एक ही पॉइंट आपको समझना है, क्योंकि नर्वस सिस्टम जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम ये सिर्फ समझ लेते हैं कि जो नर्वस सिस्टम होता है निडेरियंस का, वो डिफ्यूज टाइप होता है। नर्वस सिस्टम इज डिफ्यूज टाइप। इनमें डिफ्यूज टाइप नर्वस सिस्टम देखा जाता है। डिफ्यूज टाइप का मतलब है कि ये वेल डेवलप नहीं होता इनके अंदर, जैसे होता है ना ब्रेन फॉर्मेशन, या फिर हम देखेंगे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम बन जाना, स्पाइनल कॉर्ड बन जाना, वो सारी चीजें इनके अंदर नहीं देखी जाती। तो नर्वस सिस्टम डिफ्यूज टाइप है। और अगर हम डाइजेशन समझे तो अभी हमने समझ लिया पीछे लास्ट पॉइंट में ही कि जो डाइजेशन इनके अंदर वो कैसा है, डाइजेशन इनकम्प्लीट डाइजेस्ट सिस्टम है। और जो डाइजेशन होगा वो कैसा हो सकता है, इंट्रा सेलुलर भी हो सकता है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है। तो डाइजेशन की अगर बात करें तो डाइजेशन में भी इंट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। डाइजेशन इंट्रा सेलुलर भी हो सकता है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई इनके अंदर जो रेस्पिरेशन है वो कैसे होता है, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन कैसे करते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि दे कैन रेस्पायर बाय बॉडी सरफेस। ये भी बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन करते हैं। और अगर एक्सक्रीशन आप समझेंगे तो दे एक्सक्रीट
out the waste material to किसके थ्रू? थ्रू बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस के थ्रू वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करते हैं। इसके अलावा आगे अगर हम समझें तो इनके अंदर जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या होता है? तो वेस्ट मटेरियल इज, क्योंकि ये एक्वेटिक हैं तो क्या होगा? वेस्ट मटेरियल इज अमोनिया। वेस्ट मटेरियल में अमोनिया होता है, अमोनिया रिलीज करते हैं ये। तो ये बातें क्लियर हो गई। अब हमने ये भी समझ लिया। इसके बाद आगे अब हम बात करें तो अब हम जरा स्ट्रक्चर समझते हैं इनके नीडोब्लास्ट का। जो हमने स्टिंगिंग सेल बनाई थी, अभी तो हमने ये देखा कि जो नीडोब्लास्ट हैं, जो स्टिंगिंग सेल हैं, वो किस पे देखी जा रही हैं? वो आउटर सरफेस के ऊपर या आउटर लेयर के ऊपर देखी जाती हैं। अब हम ये समझेंगे कि आउटर सरफेस के ऊपर जो स्टिंगिंग सेल देखी जा रही हैं उनका एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हम यहाँ समझ लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टिंगिंग सेल। तो इसको रब करते हैं और समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टिंगिंग सेल। देखिए, तो यहाँ हम समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टिंगिंग सेल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं एडेरिया में? नीडोब्लास्ट। ठीक है, देखिए नीडोब्लास्ट का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें सबसे ऊपर यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर देखा जा रहा है इसे बोलेंगे पेनिट्रेटर। सबसे ऊपर रहेगा पेनिट्रेटर। ये क्या करता है? ये होता है फॉर पेनिट्रेट इन दी प्रे। ये प्रे में पेनिट्रेट हो जाएगा और जिससे केमिकल जो न्यूरोटॉक्सिन है वो उस प्रे के अंदर एंटर कर जाएगा। इसके अलावा इसमें इस पेनिट्रेटर के नीचे थ्रेड देखा जाएगा इस तरीके से। ये होता है थ्रेड। थ्रेड के नीचे एक स्पेशल तरह की सेल रहेगी, एक अलग शेप की सेल रहेगी जिसे बोलेंगे कोन शेप्ड सेल। ये हो गई कोन शेप्ड सेल। और कोन शेप्ड सेल के नीचे ओवल शेप्ड सेल रहेगा। तो इसको हम लेबल कर देते हैं सारी चीजों को। ये हो गया थ्रेड, ये हो गया कोन शेप्ड सेल, और सबसे नीचे ये हो गया ओवल शेप्ड सेल। और इस ओवल शेप्ड सेल में यहाँ ये देखा जाता है न्यूक्लियस। अब देखो इसमें क्या चेंज आते हैं। जो ये कोन शेप्ड सेल है ना, ये ब्रेक भी हो सकती है इससे अलग। ठीक है, अगर जो ये यहाँ से ब्रेक हो जाए तो ओवल शेप्ड सेल ल्यूमन सिक्रीट करेगी और इस कनेक्शन को वापस बना लेगा। और अगर ये कोन शेप्ड सेल ब्रेक नहीं होती तो थ्रेड जो है वो इस कोन शेप के चारों तरफ कॉइल्ड हो जाएगा और कॉइल्ड होके फिर कुछ स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम एक केस लिख लेते हैं। पहला केस लिख लेते हैं, इफ कोन शेप्ड सेल रिमेन अटैच्ड। अगर ये अटैच रहे, ब्रेक ना हो, देन थ्रेड coiled
cone shaped cell to give, क्या बनाएगा ये, निमेटोसिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निमेटोसिस्ट कैसे बनता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा आपको ये, देखिए जैसे ये हो गया आपका ओवल शेप्ड सेल, इसके अंदर ये अंदर चला गया है ये क्या, कोन शेप्ड सेल, ऐसे कोन शेप्ड सेल, और इसके चारों तरफ कॉइल्ड हो गया इस तरीके से, इसको कॉइल कर लेगा क्या, थ्रेड। तो ये जो स्ट्रक्चर बन के आया है कोन शेप और थ्रेड के कॉइलिंग से, ये वाला स्ट्रक्चर, दिस वन, दिस इज कॉल्ड निमेटोसिस्ट, इसे बोलेंगे निमेटोसिस्ट। और फंक्शन इसका सेम है वही, ये क्या करेगा, इमोबिलाइज करता है प्रे को। दूसरा केस समझिए यहाँ पर, सेकंड केस क्या होगा, सेकंड केस ये कहता है इफ कोन शेप सेल ब्रेक, यदि ये ब्रेक हो जाए तो थ्रेड से कनेक्शन टूट जाएगा ओवल का, तो क्या होगा, देन ओवल शेप्ड सेल secrete ल्यूमन, तो ये ल्यूमन सिक्रीट कर देगा। ल्यूमन मतलब एक इस तरीके से ना, इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं, स्ट्रक्चर को छोटा सा एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसे ये हुआ ओवल शेप सेल, अब जब ये इनके बीच का जो कनेक्शन है वो ब्रेक हो गया, तो ओवल शेप सेल ने एक ल्यूमन सिक्रीट कर दिया इस तरीके से, तो ये एक ल्यूमन बन जाएगा, ऐसे ल्यूमन बनेगा, और इसके ऊपर वही आपका थ्रेड इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये थ्रेड हो गया, हाँ थ्रेड हो गया, और थ्रेड के ऊपर क्या है, थ्रेड के ऊपर है आपका यही पेनिट्रेटर अटैच इसके साथ में। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो रेड वन आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, दिस इज ल्यूमन। तो ये दो केसेस हमें देखने को मिलते हैं स्टिंगिंग सेल के। फंक्शन हमें स्टिंगिंग सेल का पता ही है, इनका फंक्शन होता है क्या, इनका फंक्शन होता है प्रे को इमोबिलाइज कर देना ताकि ये उसको कैप्चर कर सके आसानी से। तो ये आप ड्रॉ करिए और ये सारे पॉइंट लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग इसमें रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है वो समझेंगे। और ये आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा टाइमली क्लास को ज्वाइन कर लिया करिए। लगभग 10:02 3 मिनट तक आप लोग कोशिश करिए सब लोग की क्लास ज्वाइन कर लें। मुस्कान कोई डाउट है? ओके, डन। आप सभी ने नोट कर लिया हो तो बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस सर। ओके, तो हम लोगों ने ये समझ लिया स्टिंगिंग सेल और नीडोब्लास्ट के बारे में। अब हम देखते हैं इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो इसको रब करते हैं और समझते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर अब हम समझते हैं रिप्रोडक्शन इन निडेरिया।
निडेरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? अगर जो रिप्रोडक्शन की बात करेंगे निडेरियंस में, तो निडेरिया रिप्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं? इनके पास रिप्रोडक्शन के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे नंबर 1 हो सकता है बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और एसेक्सुअली कैसे कैसे कर सकते हैं? एसेक्सुअली ये कर सकते हैं बाय बर्डिंग के द्वारा। एसेक्सुअली इनके अंदर बर्ड फॉर्मेशन होती है, और जो बर्ड बनती है वो एक्सटर्नल बर्ड कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा हाइड्रा के अंदर जो बर्ड बन रही है वो कैसी है? एक्सटर्नल बर्ड है। ठीक है, बर्डिंग अगर देखोगे तो कैसी होगी इनके अंदर? एक्सटर्नल बर्डिंग होगी। एक यहाँ पर स्टूडेंट है हमारे साथ, पायल 11P1। नोट्स बना रहे हैं पायल आप? तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बर्डिंग के द्वारा होगा। दूसरा हम लोग देखते हैं इसके अंदर, और वो होता है आपका, ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आपको पता ही है, इसमें गैमेट फॉर्मेशन होगी, गैमेट का फ्यूजन होगा इस तरीके से। और इनमें जो डेवलपमेंट होती है, अगर हम डेवलपमेंट देखें कि भाई बॉडी में जो डेवलपमेंट रहेगी, क्या ये कंप्लीट बेबी का डेवलप करा के बर्थ देंगे, या फिर उसको इनकम्प्लीट डेवलपमेंट में बर्थ दे देंगे, या डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा, ये भी हम बोल सकते हैं। तो हम ये बोलते हैं कि इनमें जो डेवलपमेंट है, ये हम स्टार मार्क करके पॉइंट लिख लेते हैं। दी डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। और देखो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब आपको पता है कि ये क्या करेंगे? ये प्रोड्यूस करते हैं लार्वा। लार्वा का मतलब कि ये कंप्लीट डेवलपमेंट करा के ऑर्गेनिज्म को बर्थ नहीं देते, लार्वा फॉर्म में उसको प्रोड्यूस कर देंगे, और बाकी की डेवलपमेंट बॉडी के बाहर चलेगी। तो ये हो गया हमारा इसके अंदर डेवलपमेंट। और जो लार्वा बनेंगे वो दो तरह के हो सकते हैं। दो तरह के लार्वा प्रोड्यूस हो सकते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्लेनुला। प्लेनुला ये किस में देखा जाता है? एग्जाम्पल है ओबेलिया में देखा जाएगा। और दूसरा जो है लार्वा वो है आपका एफाइरा या ईफाइरा। ईफाइरा जो है ये किस में देखा जाएगा? ये देखा जाता है ओरेलिया के अंदर। ओरेलिया में आपकी वो आती है जेली फिश, उनके अंदर देखा जाता है। तो ये आप नोट कर लीजिए, इनके अंदर रिप्रोडक्शन भी हमने कवर कर लिया। और रिप्रोडक्शन को कवर करने के बाद अब हम इनके क्लासिफिकेशन को समझते हैं कि क्लासिफिकेशन किस तरह से इनका किया गया है। तो ये नोट करें और फिर हम समझते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। ओके, तो इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं निडेरियंस के क्लासिफिकेशन के बारे में, कि निडेरियंस को कैसे कैसे हमने क्लासिफाई किया है, किन किन कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। क्लासिफिकेशन ऑफ निडेरिया। तो अगर जो निडेरिया का क्लासिफिकेशन समझें, तो इसको क्लासिफाई किया है हमने कि इनके अंदर डोमिनेंट बॉडी फॉर्म कौन सी है, पॉलिप फॉर्म है या मेडुसा फॉर्म है या फिर दोनों है। तो उन बॉडी फॉर्म के बिहाफ पे हमने क्लासिफाई किया था। जब मैंने आपको बॉडी फॉर्म पढ़ाया था अभी आज की क्लास में, तो मैंने आपको बताया था कि हम क्लासिफिकेशन समझेंगे और उसमें हम देखेंगे कि किसके अंदर कौन सी बॉडी फॉर्म है। तो इसके बिहाफ पे इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो क्या है? बेसिस है डोमिनेंट बॉडी फॉर्म। कौन कौन सी है? पॉलिप है या मेडुसा?
तो 3 कैटेगरी में इसको बांट दिया गया है। सबसे पहली कैटेगरी आती है हाइड्राजोआ। हाइड्राजोआ हाइड्राजोआ की अगर बात करेंगे तो इसके अंदर पॉलिप और मेडूसा दोनों फॉर्म देखी जाती हैं। तो इनकी खास बात क्या है? दे हैव बोथ पॉलिप एंड मेडूसा फॉर्म। इनमें दोनों फॉर्म इक्वली रहेंगी, मतलब पॉलिप फॉर्म भी होगी, मेडूसा भी होगी। तो इसका अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो इसमें एग्जांपल आ जाएगा आपका, देखो हाइड्रा जो है तो पहला एग्जांपल क्या आ जाएगा? हाइड्रा। ठीक है, एक हो गया हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर अगर आप देखोगे तो हाइड्रा में होती है पॉलिप फॉर्म। हाइड्रा में क्या होगा? इसमें पॉलिप प्रेजेंट रहेगा और जो मेडूसा है वो एब्सेंट रहेगा। मेडूसा एब्सेंट। एक एग्जांपल अगर हम और देखें इसमें तो जैसे एक है फाइसेलिया। ठीक है, फाइसेलिया हो गया। फाइसेलिया के बारे में हम आगे बात करेंगे क्योंकि इसका स्ट्रक्चर हमें डिटेल में पढ़ना है फाइसेलिया का। तो पहला हो गया हाइड्राजोआ। दूसरी अगर कैटेगरी देखें हम हाइड्राजोआ के बाद सेकंड, तो वो आती है हमारे पास में स्काइफोजोआ। स्काइफोजोआ स्काइफोजोआ की बात करेंगे तो इसके अंदर मेडूसा फॉर्म डेवलप होती है और पॉलिप फॉर्म बहुत ज्यादा रिड्यूस या एब्सेंट होती है। तो इनमें क्या होता है, हम ये लिख देते हैं मेडूसा फॉर्म मोर डेवलप। तो इनके ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में मेडूसा फॉर्म देखी जाती है, मतलब लगभग सभी में इनमें मेडूसा फॉर्म ही देखी जाएगी। एग्जाम्पल है ऑरेलिया। और ऑरेलिया में कौन आता है आपके पास? ऑरेलिया में आपके पास आता है जेलीफिश, और हमें जेलीफिश का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ना है। और इसके बाद तीसरा हमारे पास में आता है एंथोजोआ। थर्ड है एंथोजोआ। एंथोजोआ की अगर बात करेंगे तो इसके अंदर सिर्फ पॉलिप फॉर्म होती है, ओनली पॉलिप फॉर्म। इसमें पॉलिप फॉर्म ही देखी जाएगी, मेडूसा बहुत ही ज्यादा रिड्यूस या एब्सेंट होता है। इसके अलावा इसमें कई सारे आपके पास आते हैं, जैसे पहला आ जाता है इसके अंदर सी एनिमोन। सी एनिमोन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और सी एनिमोन के बाद सी एनिमोन के अगर हम एग्जांपल देखें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे से क्वेश्चन कई बार बनेंगे, ये 12th क्लास में भी आएगा आपके पास। सी एनिमोन में आपका पहला आ जाएगा, ए आ जाएगा एडेम्शिया। एडेम्सिया। और बी जो है वो आ जाएगा आपके पास में मैट्रीडम मैट्रीडियम। सी एनिमोन निडेरियंस में आते हैं और ये एंथोजोआ की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। इस कैटेगरी में जो एग्जांपल आते हैं ना सी एनिमोन में, जो एनिमल्स आते हैं वो एक तो है एडेम्सिया और दूसरा है मैट्रीडियम। एडेम्सिया का मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या है। ठीक है, सी एनिमोन क्या है? सी एनिमोन एनिमल की एक निडेरियंस की एक कैटेगरी है। इसके बाद अगर एंथोजोआ की सेकंड कैटेगरी देखोगे तो उसमें आ जाएगा क्या पास में? कोरल्स। कोरल्स आ जाएंगे। और ये जो कोरल्स हैं इनमें कौन कौन से आ जाएंगे आपके पास? इसमें अगर एग्जांपल देखेंगे तो इसमें पहला एग्जांपल आपके पास आ जाएगा कोरल्स के अंदर पेनाटुल्ला। पेनाटुला जिसे कॉमनली बोलते हैं सी पेन। ठीक है, और सेकंड एग्जांपल अगर आप देखोगे इसमें तो एक आपके पास में आ जाएगा गोरगोनिया। गोरगोनिया हो गया। गोरगोनिया को सी फैन बोलते हैं, ये समुद्री पंखे की तरह दिखता है। और
तीसरा जो है हमारे पास में अगर देखोगे गोरगोनिया के बाद थर्ड आपके पास में आ जाएगा मेंड्रिना। मेंड्रिना, और जो मेंड्रिना है इसे बोलते हैं ब्रेन कोरल। ब्रेन कोरल, CORAL सर है जी। सर गोर्जोनिया के बाद आपने क्या लिखा है? ये ब्रैकेट में सी फैन। ओके सर। हाँ, और इसके नीचे है मेंड्रिना, MEANDRINA, और ब्रैकेट में इसमें लिखेंगे आप, इसको कॉमनली क्या बोलते हैं? इसको कॉमनली बोलते हैं ब्रेन कोरल, CORAL। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको याद रखने हैं किसके? एंथोजोआ के। तो एंथोजोआ की हमने यहाँ पर कुछ कैटेगरीज पढ़ी, जैसे सी एनिमोन पढ़ लिया और कोरल्स पढ़ लिया, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर हमें जिन स्ट्रक्चर्स को पढ़ना है या जिन एनिमल के स्ट्रक्चर हमें पढ़ने हैं, तो हर एक कैटेगरी के एक एनिमल का स्ट्रक्चर हम समझेंगे। जैसे इसमें हम समझेंगे जेलीफिश का, यहाँ पर हम समझेंगे एडेंसिया का, और यहाँ हम समझेंगे फाइसेलिया का। हाइड्रा आप लोगों को पता ही है, हाइड्रा का स्ट्रक्चर आप लोग बचपन से ही पढ़ते आएंगे, तो हम लोग फाइसेलिया के स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो अब हम इनके एनिमल्स के कुछ स्ट्रक्चर समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑरेलिया की, जेलीफिश के बारे में। तो इसको रब कर दें हम, और जेलीफिश का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। देखिए, जेलीफिश की बात करते हैं सबसे पहले, यानी कि हम लोग समझ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ इम्पोर्टेंट निडेरियंस, और इसमें पहला जो स्ट्रक्चर है वो है ऑरेलिया का। ऑरेलिया में आता है हमारे पास जेली फिश। तो अगर जो ध्यान से देखिएगा, जेली फिश का अगर स्ट्रक्चर समझें, तो जेली फिश में इस तरीके का अम्ब्रेला लाइक सरफेस या अम्ब्रेला लाइक बॉडी देखी जाती है। ऐसे इसमें ऐसे ये अम्ब्रेला लाइक बॉडी होगी, और इसके अंदर ये देखा जाएगा इसका माउथ, और माउथ को जो इसके अंदर माउथ होगा, उस माउथ को सराउंड करके लिखेंगे कुछ आर्म। ये माउथ हो गया बीच में, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी। और इसके अंदर जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, दीज आर कॉल्ड ओरल। सर इस कैविटी का क्या नाम बताया आपने? गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी, या फिर हम इसको बोलते हैं वो सिलेंट्रोन, जो स्टार्टिंग में पढ़ाया था आपको। और इनको हम ओरल आर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है, ओरल आर्म। ये हो गए ओरल आर्म। और जो ओरल आर्म है, इनका क्या काम होता है? दे सराउंड द माउथ, ये माउथ को चारों तरफ से सराउंड करके रखते हैं। अब देखो, जो ये जेलीफिश है ना, इसमें खास बात क्या है? जेलीफिश सबसे पहली बात, ये ट्रांसपेरेंट है, इट इज ट्रांसपेरेंट। आप इसके आर पार देख सकते हो उसकी बॉडी को। और आपने कुछ डिस्कवरी अगर किसी ने देखा हो, या जब हम एनिमल्स की बात करते हैं या कहीं पर आप अगर देखते हैं, तो कई बार ना टीवी वगैरह में कुछ इस तरीके का मूवमेंट दिखाया जाता है कि ये अपने इन आर्म को नीचे की तरफ पुश करके इसकी बॉडी ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो ये एक रिपल्शन शो करती है,
इसे बोलते हैं इट शो हाइड्रो प्रोपल्शन। हाइड्रो प्रोपल्शन इसका मतलब क्या होता है? देखो, हाइड्रो प्रोपल्शन का मतलब क्या है, ध्यान से इस स्ट्रक्चर को देखो आप, आपको समझ में आएगा। जो इसका ये अपर आपको दिखाई दे रहा है अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, इसके अंदर ना वाटर एंटर कर जाएगा ऐसे, इसके अंदर पानी भरेगा ऐसे। तो जब इसके अंदर पानी भर जाएगा तो ये वाटर से पूरी तरह से अब फिल्ड हो गया। उसके बाद ये वाटर को यहाँ से वापस एग्जिट आउट करेगा बाहर। तो जब वाटर बाहर जाएगा तो वाटर बदले में क्या होगा, इसके अंदर फोर्स लगाएगा और उस फोर्स की हेल्प से ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। इस मूवमेंट को बोलते हैं हाइड्रो प्रोपल्शन। एक बार आप लिखिए इसको, हाइड्रो प्रोपल्शन को। लिखिए, जेलीफिश शो हाइड्रो प्रोपल्शन। सर फिर से बोलना स्टार्टिंग से। ठीक है, जेलीफिश शो हाइड्रो प्रोपल्शन। जेलीफिश शो हाइड्रो प्रोपल्शन for its movement and locomotion. For its movement and locomotion, in which water enter into the in which water enter into the umbrella like structure of jellyfish, and when yes पायल बोलिए। And when this structure exit out the water, this structure exit सर out the water। हाँ जी, सर इसके अंदर पानी जाता है और आता है तो ये कैनाल सिस्टम की तरह काम करता है। हाँ जी। And when this structure exit out the water, it show movement। अच्छा, समझ में आ गई बात ये? अब देखो एक चीज और समझिए, इसके अंदर जो मैंने अभी ये स्ट्रक्चर बनाए हैं, ये जो 4 स्ट्रक्चर बनाए हैं, दीज आर कॉल्ड गोनेड्स। ये इनके गोनेड्स हैं और ये कितने होते हैं? 4 इन नंबर। ये 4 होते हैं टोटल। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है प्रोडक्शन ऑफ गैमेट। ये गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया आपका ऑरेलिया का, जेलीफिश का। अब मैं ना अभी ये जो मूवमेंट हमने आपको बताया है हाइड्रो प्रोपल्शन का, ये सबको समझ में आया या नहीं आया? अगर जो किसी को समझ में नहीं आया है हाइड्रो प्रोपल्शन का मूवमेंट, तो वो अपना डाउट अभी पूछ सकता है। सर नहीं आया। नहीं आया? ये नोट हो गया सारा? नोट कर लिया सभी ने? देखिए, मैं इस स्क्रीन को ना 1 मिनट के लिए हटा रहा हूँ और आप मेरे हैंड की मूवमेंट को देखिएगा, उससे आपको हाइड्रो प्रोपल्शन का मूवमेंट समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से, जैसे ये अगर हम इस हैंड की बात करें तो इसके अंदर ये हो गए जो फिंगर्स है हमारी, ये मान लीजिए ओरल आर्म हो गई, और जो बीच में ये स्ट्रक्चर है, ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर। तो जब वाटर इसके अंदर जाएगा, वाटर इसके अंदर गया, अब ये वाटर को बाहर रिलीज करेगा। जब वाटर को ये बाहर रिलीज करेगा तो ये इस तरीके से मूवमेंट शो करता है ऐसे। तो जब ये ऐसे वाटर रिलीज करेगा तो वाटर बाहर गया, और वाटर बदले में इसमें पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, तो ये क्या होगा? ऐसे ऊपर की तरफ मूव करता जाएगा इस तरीके से अपनी मूवमेंट को शो करेगा। तो ये कहलाता है हाइड्रो प्रोपल्शन।
अब क्लियर हुआ या नहीं? समझ में आया या अब भी डाउट है किसी को? चलिए तो फिर आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया है। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज हमने आज की क्लास में निडेरियंस को लगभग लगभग कवर कर लिया है और इसके अंदर हमने ऑरेलिया का स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अभी हमें 2 स्ट्रक्चर और पढ़ने हैं। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो बाकी के जो 2 स्ट्रक्चर हैं उनको भी हम कवर करेंगे और उसी के साथ हम लोग अपना नेक्स्ट फाइलम शुरू कर देंगे और वो होगा टीनोफोरा। तो जितने मैंने आपको 20 क्वेश्चन दिए थे वो सारे आपने कर लिए होंगे। उनके आंसर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो आप लोग टैली कर लीजिएगा कि आपके जो क्वेश्चन है वो सही है जी। तो आपने भेजे ही नहीं थे नोट्स। कौन से नोट्स? आप कह रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप पे उन पे सेंड कर देंगे। मैंने आपको क्वेश्चन नहीं भेजे थे? टेलीग्राम पे नहीं थे आप? सर हमारे ग्रुप पे तो नहीं आए क्वेश्चन आंसर। सर नहीं आए। नहीं आए? 20 क्वेश्चन नहीं आए? थे सर। टेलीग्राम पे आप सभी लोग हैं ना? टेलीग्राम यस पे? सर। नहीं आए। अच्छा चलिए मैं आज फिर रीसेंड कर देता हूँ और बाकी जो है आप लोग उसको कर लीजिएगा और आंसर की भी मैं आप लोगों को आज अवेलेबल करा दूंगा, तो आप लोग उसके साथ टैली कर लेना कि कितने आपके क्वेश्चन सही हैं या गलत हैं। और जो डाउट होंगे वो आप मुझसे फिर पूछ लीजिएगा। किसी की कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है। चलिए क्लास को ओवर करते सर हैं। आपने वो हाँ बोलिए। पिक्स कौन से ग्रुप पे भेजी थी? मैंने मैंने उसमें भेजी थी शायद आपके ये जो है टेलीग्राम वाले ऐप में। सर वो आपने कोचिंग वाले पे भेजी होगी, हमारे एकेडमिक पर नहीं आई। आप लोगों का अलग है? ओहो, चलो मैं करवाता हूँ इस काम को, ठीक है? ठीक है मैं करवा देता हूँ, आप लोगों को अभी अवेलेबल करवा देंगे। तो आप लोग ये सब तैयार करके रखिएगा और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तो टॉपिक को आगे हम लोग स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।